तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू के हिसाब से वो मास्टर शेंग युआन को मार चुका था। लेकिन एक चीज़ वो नोटिस करता है कि शेंग युआन की जीभ गायब थी और सामने में वो जो लाश दिखती है ना, उसका जो जीभ था एकदम शेंग युआन के जैसा दिख रहा था। अब आगे अब देखो ज़ू उस तरफ देखता है जहाँ पर वो कंकाल प्रकट हुआ था और अपने मास्टर सेवेंथ को बहुत अच्छे से वो जानता था। तो वो ये समझ रहा था कि मास्टर सेवेंथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्च लाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन वो चाहते कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ही जगह वो मात खाए थे, वो भी मास्टर 6 के डेथ पर। उन्हें लगा नहीं था कि ये टॉर्च लाइट वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं और मास्टर 7 का गोल इस समय यही था कि ये जो बंदा है ना, ये जो चीज़ इन्होंने बनाई है टॉर्च लाइट वालों ने, कंकाल जैसी, उसे पकड़ना। तो इस दौरान ब्लड स्मेल्टर और मास्टर 7 बात भी कर लेते हैं स्वॉर्ड सेज वालों से कि देखो यार, हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, तो इसको निपटाने के बाद हम 60% मतलब स्टडी करने के बाद इसका हिस्सा आपको दे देंगे और हमें हमारा जो रिसर्च करना है उसके पहले आपसे परमिशन लेंगे। तो सामने से भी आवाज़ आ जाती है, ठीक है, रिक्वेस्ट ग्रांटेड है। मतलब ये किसी हाई लेवल ट्रांसमिशन के थ्रू बात कर लेते हैं। ऐसी ही चीज़ें बाकी भी 3 सैंक्चुअरीज़ में चल रही थी। वहाँ पर भी ऐसी लाशें दिखती हैं जिनके अंदर गॉडलीनेस की ऑरा थी। देखो बाकी जगह क्या होता कैसे था नहीं पता था, लेकिन 7 ब्लड आइज़ जिससे बैटल कर रहे थे, ये लाश के अंदर वो जो पावर आ रहा था वो जीभ से आ रहा था। मतलब उसके अंदर जो इंटेलिजेंस था। ज़ू आसमान की तरफ देखकर कहता है कि ये शेंग युआन की जीभ है। और ये सुनते ही मास्टर 7 को जो भी सोच रहे थे उनका कंफर्म हो जाता है क्या चल रहा है। और वो बोलते हैं कि इसका जो जैसे नीचे का पैर का हिस्सा है वो किसी और का है, हाथ किसी और अमानवीय जाति का है और खोपड़ी जो है किसी पौधे से रिलेटेड है। ब्लड जो है वो गॉडली एंटिटी का है और जीभ के थ्रू उसको इंटेलिजेंस मिल रहा है। तो टॉर्च लाइट ने अलग-अलग चीज़ों से करके इसे बनाया। तो जिससे कि शेंग्यून को भी एक नई लाइफ मिल सकती थी ना, क्योंकि इसमें जो भी दिमाग था वो शेंग्यून का था। लेकिन जो गॉडलीनेस की ऑरा वो यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से इंटेलिजेंस जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि शेंग युआन जो था इतनी पावरफुल ऑरा को संभाल ही नहीं पाता है। अब क्योंकि मास्टर सिमट उसे ट्रैप कर चुके थे, तो वो अपनी गुस्से में ना ऑरा रिलीज करता है। बस गुर्राहट में एक अलग आवाज थी, मानो आसपास का एरिया जो था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, फ्लक्चुएट होने लगता है। ऑरा इतनी पावरफुल थी कि 7 ब्लड के डिसाइपल हो या यंग आर्बिटर सेक्ट के, उन्हें अपने घुटनों पर आना पड़ जाता है और करप्शन भी इन डिसाइपल्स के बीच में फैलने लगता है। घुटने पर अगर कोई नहीं है तो सर ब्लड में स्मेल्टर थे, गुरु नीदर थी और मास्टर 7 और आखिरी बंदा था ज़ू। ज़ू भी ऑरा फील करता है, लेकिन वो इतना प्रेशर नहीं दे पाता इसके ऊपर कि ये झुके और लाश को ये घोर के देखा रहा था एक किलिंग इंटेंट के साथ। करप्शन इसकी बॉडी में भी फैलता है, लेकिन वॉयलेट क्रिस्टल चमकता है और इसका शैडो इन करप्शंस को बहुत तेजी से खाना शुरू कर देता है। इस दौरान ये लाश जो था ये अलग ही ऑरा यूज करता अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा के। और ऑरा ऐसी थी कि जिसमें मास्टर 7 तो या ब्लड स्मेल्टर या गुरु नीदर मानो अपनी परछाइयों को देखते, अपनी इमेजेस को देखते, जो मानो उनके पास्ट के हों, फ्यूचर के हों। ऐसा कि एक इंसान की पूरी किताब हो जिसमें उसके पूरी इतिहास हो उसके चित्रों के साथ। आखिरी जो पन्ना था उसमें सबका मृत्यु था, ऐसा एक ही जगह सब मर रहे थे, इवन ज़ू किंग का। ज़ू ये देख करके कांप जाता है, अपने भूत को देख पा रहा था, ये मतलब पास्ट में कैसा था, आखिरी में अपने को मरते हुए देख रहा था। एक ऐसा पावर था कि ज़ू किंग की समझ से कहीं ऊपर था। लेकिन ज़ू इस दौरान दांत को पीसता है, वो बीटल्स को बाहर निकालता है और अपनी ही बॉडी पर उन्हें धसाने लगता मतलब इसके बॉडी में प्रवेश करने लगता है। ज़ू की बॉडी सड़ने लगती है। देखो वो गॉडलीनेस की ऑरा इसे फ्यूचर में मार रही थी अलग प्रकार से, लेकिन ये बीटल्स इसको अभी मारने लगते, तो कहीं ना कहीं उस पावर को ये रेजिस्ट कर रहा था। इधर मास्टर 7 कहते अच्छा तो ये है गॉडलीनेस का पावर, क्योंकि उनको भी उनका भविष्य दिख रहा था और ज़ू के जैसा ही वो अपने तरीके से इसको डील करते हैं, मतलब एक अलग मरने का अपना तरीका ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद पैट्रियार्क से कहते हैं कि हमें इसको सील करना पड़ेगा। ब्लड स्मेल्टर इस दौरान अपने ब्लडी थ्रेड्स को यूज करते हैं, लाल जैसे धागे निकलते हैं और इसे बांधने लगते हैं। गुरु स्नीदर अपने तरीके से काउंटर कर देती हैं। एक झंडा प्रकट होता है, वॉर बैनर ऑफ ह्यूमन काइंड। लोगों को लगता होगा कि ये वॉर बैनर जो है वो कोलिशन का है, नहीं, ये गुरु स्नीदर का है। उन्होंने ही ये 7 ब्लड आइज को दिया था थोड़े समय के लिए यूज करने को, और उसमें एक गोल्डन ब्लड भी था, अगर आपको पता हो तो। ह्यूमन काइंड का जो ये बैनर है, झंडा है, और वो लाश की तरफ पड़ता है और लाश भागने को देखता है, लेकिन अब भाग नहीं सकता था। मास्टर 7 का ब्लैक कैट प्रकट होता है, ब्लड स्मेल्टर के ब्लडी थ्रेड्स और गुरु स्नीदर का वो गॉडलीनेस की ऑरा, तो पूरी तरह से इसे सील कर दिया जाता है। चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, बच्चे भी अब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, ज़ू भी जरा नॉर्मल होने लगता है और वो अचंभित था कि अच्छा तो ये है गॉड का पावर। तो बैटल अभी बाकी 3 जगह भी चल रहा था। अब बाकी सेट का इतना लंबा प्लान तो था नहीं जैसे 7 ब्लड आइज ने किया था, लेकिन स्वॉर्डसीज वाले ये बैटल देख रहे थे। चीजें जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी वो आने ही वाले थे, तो उनको सील नहीं किया जा कर पाते ये लोग, मतलब वो जो लाशें थी, तो वो धीरे धीरे लाशें उनके अंदर करप्शन बढ़ता और वो बिखर जाती है, राख में बदल जाती है। लेकिन उन्होंने भी अपना काम कर लिया था। इधर हमें वो जो अपना प्रिंस सियान था, हम इसे प्रिंस सियान ही बोलेंगे, मतलब ज़ू का बड़ा भाई है, उसे दिखाया जाता और उसके साथ में नाइट डॉग भी था। और फिलहाल ये लोग सी सीलिंग कंट्री के आसपास थे और नाइट डॉग बताता है कि माय लॉर्ड,
हमने 5 लोगों को चुना था गॉडलिफिकेशन के इस एक्सपेरिमेंट के लिए, 4 तो उनको ढूँढ लिया गया है। आखिरी बचा जो हुआ है वो छिपा हुआ है। सामने से जवाब आता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और फिर ये बोलता है कि लेकिन मास्टर मैंने ये किया है कि मैंने वो जो चारों की जैसे मृत्यु हुई या जो भी हुई, उसका इन्फॉर्मेशन 5वें वाली बॉडी को भेज दिया है। इस दौरान प्रिंस सियान कहता है और बताओ? तो ये बताता है कि 7 ब्लड आइज़ को शायद पता चल गया था कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बॉडी को कैप्चर कर लिया। बॉडी खुद को विस्फोट नहीं कर पाई, उसको सील कर दिया उन्होंने। और इन सब चीज़ के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो मास्टर सेवन था। और इस दौरान नाइट डॉग के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जो चारों सेंचुरीज़ का प्लान था, मतलब 4 लाशों का अलग-अलग डायरेक्शन में, ये इसी का प्लान था। अब इस दौरान प्रिंस सियान चलते रह अभी आगे बढ़ रहा था ना, रुक जाता है और एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा मेरे छोटे भाई के मास्टर। लास्ट पर जब मैं मिला था तभी मेरा ध्यान गया था, लेकिन जितना मैं सोच रहा था उनके उनके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। अभी मेरा एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में काम नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता हूँ उनसे बात करता। और उसके बाद ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता कि चलो उन्हें गिफ्ट ही समझ लो, उन्हें जो मिल गया। वैसे भी मेरे भाई का ध्यान रख रहे हैं, और गॉडलीनेस इतनी नॉर्मल चीज़ थोड़ी है जिसे इंसान कंट्रोल कर लें या पढ़ लें। नाइट डॉग चैन की सांस लेता और पूछता, मास्टर गॉडलीनेस क्या होता है? क्राउन प्रिंस कहता है, बस समझ लो कि ज़िंदगी से बहुत ऊपर की चीज़ है। मैं तुम्हें समझाऊँगा भी तो तुम समझोगे नहीं। तुम समझ लो कि चींटी हो गॉडलीनेस के ऑरा के सामने। तो ये चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस पावर लेवल जैसा कुछ समझा होता है। ऐसा बोलता है कि जब सामने वाले बंदे के अंदर ना गॉडलीनेस की ऑरा हो, तो तुम्हारी तरफ एक नज़र देखेगा और तुम्हारे पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर तीनों को देख लेगा। और वो तुम उसको दिखा भी सकते हो, जैसा कि मास्टर सेवंथ वगैरह को दिख रहा था। और इस दौरान ये करता भी वही है क्राउन प्रिंस। ये दिखाता है नाइट डॉग को मरते हुए अलग-अलग जगह पे। और ये हो किसकी वजह से रहा है? ये आसमान की तरफ देखता है, वो जो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड था उसकी तरफ देख कर के। इसलिए हम उसे लिविंग गॉड कहते हैं। और नाइट डॉग जिसने ये चीज़ें देखी थी अपने मृत्यु को अलग-अलग तरीके से, उसकी फट जाती है अलग। फिलहाल धीरे-धीरे सूर्यास्त का समय हो रहा था और ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं सी सीलिंग कंट्री की तरफ। इधर एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में काफ़ी दूरी में एक ड्रेडनॉट प्रकट होता है, जिसमें कि 7 ब्लड आइज़ के लोग थे और बहुत तेज़ी से कोलिशन की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मिशन खत्म हो चुका था। तो ज़ू जब वापस आता तो मास्टर 6 के लाश की तरफ जाता। वहाँ पर शेंगेन की खोपड़ी रख देता और बैठ के मस्त थोड़ा बहुत वाइन पीता और बोलता है कि ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। मतलब इसका यही था कि खत्म कैसे हो जाएँगी? पीछे से मास्टर 7 का भी जवाब आता है, बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब जब तक कि हम टॉर्च लाइट को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसा मास्टर 7 कहते हैं। इस दौरान मास्टर 7 ज़ू के कंधे पर हाथ पर रख के कहते हैं, वो तुम्हारा भाई नहीं है। और मास्टर 7 उसके बाद चले जाते हैं। ज़ू काँप जाता है, क्योंकि ज़ू ने ये चीज़ें पता ही नहीं थी। लेकिन मास्टर की नज़रों से कैसे आप बचा सकते हो? तो धीरे-धीरे और रात हो जाता है, ज़ू यहाँ से चला जाता। देखो साल का 10वां महीना था, थोड़ी ठंडी हवाएँ चल रही थी, लेकिन ज़ू को अब उतनी ठंडी-वंडी नहीं लगती थी। ये गलियों से गुज़र रहा था और वहाँ पर गली में ना वही दुकान वाला था, जो साउथ फिनिक्स में इसको सामान मतलब खिलाता-विलाता था। वो पूछता भी है, आप कुछ खाओगे? ज़ू बैठ जाता है, मस्त खाता-पीता है, क्योंकि इस दुकान वाले को ये बहुत अच्छे से पहचानता था। तो खाने-पीने के बाद इन्हें ये पैसे उसे देता है और अपने बर्थ की तरफ बढ़ जाता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। इसके हिसाब से अपने पावर को सोच रहा था ये, तो ये आराम से 3 पैलेस वाले कल्टीवेटर्स को टक्कर दे सकता है। और टैबू पॉइज़न पिल का पावर यूज़ कर लिया और सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन के डिफेंसिव एबिलिटीज़ को, तो ये आराम से 4 पैलेस वाले के भी सामने ईंटे से ईंटे बजा सकता था। लेकिन इसके हिसाब से इसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। जल्दी से इसको अपने 3rd हेवनली पैलेस को सॉलिड करना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो इसने बहुत सारे गोल्ड कोर कल्टीवेटर के जो कोर थे वो निकाले थे, तो उन्हें अब्ज़ॉर्ब करके ना इसका जो 3rd वाला भी जो हेवनली पैलेस था आधे से ज़्यादा सॉलिड हो चुका था। समय गुज़रता है धीरे-धीरे, 1 महीना और निकल जाता है। अब जो भी सेक्टर में लॉस हुआ था 8 सेक्ट कोलिशन में, बहुत लोग मारे भी गए थे उस दौरान। पहले जब वो आया हुआ था टॉर्च लाइट वाला बंदा, तो ये धीरे-धीरे लोगों को हायर करके उन चीज़ों को पूरा कर रहे थे। और ये 8 सेक्ट कोलिशन में जो 7 ब्लड आइज़ था ना, उसका नाम और ऊपर जाता है, क्योंकि गुरु स्नीदर भी ना अब जॉइन कर लेती है कोलिशन को। बेसिकली सर ब्लड स्मेल्टर की बात मान करके, और उन्हें मैट्रियार्च बना दिया जाता है 7 ब्लड आइज़ का। 7 ब्लड आइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि उनके पास वो ब्लड ट्री का भी टैबू ट्रेजर आ चुका था और अपना तो था ही। इधर ज़ू का जो तीसरा वाला हेवनली पैलेस था वो 80% सॉलिड हो चुका था। पैट्रियार्च भी अपना अलग मेहनत कर रहे थे और शैडो भी, ताकि वो जल्दी से ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन उस दौरान डार्क सेरेनिटी सेक्टर में कुछ तो होता है, और कहाँ होता है? उनके पॉकेट डायमेंशन में, जहाँ पर वो सांप था डीमन स्नेक। मतलब एक दिन सुबह अचानक से वो सांप जो था ना वो जाग उठता है, मतलब उसकी ऑरा चारों तरफ फैलने लगती, क्योंकि सांप का जो दांत था ना उसमें से कुछ तो टूट चुका था। तो पता तो चल ही जाता है, और दोषी कोई और नहीं वुजियान वो निकलता है, क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है ना तो उस समय डीमन स्नेक के सामने वो कुछ कविता पढ़ रहा था। लेकिन वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो चीज़ चुराया गया था वो नहीं मिलता। ज़ू इस दौरान अपना वेंडर स्टॉल पे सूप पी रहा था,
और यान यान उसके साथ उसके लिए अंडे-वंडे छील रही थी, मानो उसकी पत्नी हो, वैसे वो काम करती थी। और ज़ू इस दौरान देखता अचानक से कोई ना इसकी तरफ दौड़ते-दौड़ते आ रहा था, जो कि कोई और नहीं, कैप्टन थे। कैप्टन आते ही पहले आस-पास के एरिया को खंगाल लेता है कि कोई है तो नहीं, और ज़ू देखता और बोलता है, कैप्टन कुछ कांड किया है लग रहा आपने फिर से। कैप्टन गला साफ करता है कि अपनी जबान पे लगाम दो। छोटी किंग, काफ़ी ठंड है, मुझे थोड़ा ठंड लग रहा था और कुछ नहीं। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक बड़े लंबे तगड़े प्लान पे काम कर रहा हूँ। मैं सेक्ट से उस काम के लिए बाहर भी जा रहा हूँ। तुम दोनों को अगर चाहो तो आ सकते हो मेरे साथ। तो कैप्टन इस दौरान ज़ू को मनाने पर लगा हुआ था, मतलब कि मिस्टीरियस बातें कर रहा था कि तुम्हें मालूम है, तुम्हें बड़े मिशन में तुम्हारा बड़ा भाई ले जाना चाहता है, और आस-पास एकदम ध्यान से देख रहा था। ज़ू बोलता मैं नहीं जा रहा। कैप्टन पूछता है कि चिंतित हो क्या? चिंतित क्या? व्याकुल हो के क्यों? और ज़ो बोलता है मुझे मालूम है डार्क सेरेंट सेक्ट में जो कांड है वो उसके पीछे आप ही हो, और आप इसमें मुझे भी खदेड़ना चाहते हो। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप थोड़े बहुत तो सेफ हो ही जाओगे मास्टर की वजह से। क्योंकि ज़ो को मालूम था ये बंदा जो डीमन स्नेक का वो दांत था उसके पीछे तो पड़ा हुआ था। कैप्टन गला साफ करता है। ये कांड क्या, और उसे मालूम था कि अगर वो ज़ू को इन्वॉल्व नहीं करेगा, देखो ज़ू को इन्वॉल्व कर लेगा तो जो आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क है वो ज़ू की वजह से इसे छोड़ भी सकती है। और इस दौरान ये बोलता भी है कि मेरे छोटे भाई, तुम्हें अपने बड़े भाई पर विश्वास करना चाहिए। मेरा प्लान बहुत तगड़ा है। देखो तुम्हें तुम्हारे हेवनली पैलेस पे काम करना है कि नहीं? तुम्हारे मल्टीपल पैलेस खुल जाएंगे अगर वहाँ होगे तो। और उसके बाद ये भी अंडा-वंडा छीलने लगा। ज़ू का बिल्कुल भी ना एक्सप्रेशन बदलता नहीं। यान-यान ध्यान से देख रही थी कप्तान की तरफ, लेकिन अंडा फिर भी छील रही थी और ज़ू को फिर देती है हँसते हुए चेहरे के साथ। कैप्टन को मज़ा तो नहीं आ रहा कि काश कैप्टन सोचता है मेरे लिए भी कोई अंडा छीलने वाला होता। और इस दौरान कैप्टन बोलते भी हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है लिटिल आकिंग कि तुम सही में इंसान हो कि नहीं हो, ये बताओ। ज़ू इस दौरान बोलता है सूप पीते हुए कि कैप्टन आपको क्या लगता है डार्क सेरेनिटी सेक्ट के लोग तो आते ही होंगे। कैप्टन बोलता है लेकिन तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता। जितने तुम बड़े हो रहे हो ना उतने शैतानी दिखते जा रहे हो। मुझे लगता है तुम किसी वो बिछड़ी हुई प्रजाति के इंसान हो, और तुम्हें मालूम है उस प्रजाति का मैं महारथी हूँ। उनके बारे में तुम जानना चाहोगे? ज़ू बोलता है बिल्कुल नहीं। कैप्टन की बकवास से ज़ू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैप्टन बोलता है यार ये बंदा, और कैप्टन ट्रम्प कार्ड खेलते कि डिप्यूटी डायरेक्टर ज़ू, तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे 20 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स देने हैं। ज़ू कहता है अरे बड़े भाई आप भूल गए लग रहा है, मेरे पास कुछ जेट स्लिप्स हैं जिसमें आप थर्ड प्रिंसेस बने थे। मतलब अगर आपको याद हो तो कैप्टन को थर्ड प्रिंसेस बनना पड़ा था, वो जो सी स्टार या कहाँ वाली थी ज़ॉम्बी की। इस दौरान कैप्टन यान-यान की तरफ देखता है कि तुम्हें मालूम है, तुम्हें सेवन ब्लड आइज़ जॉइन नहीं करना चाहिए यान-यान। तुम्हें पता है, तुम्हें जॉइन करना चाहिए डार्क सेरेनिटी सेक्ट, क्योंकि ज़ूकिंग का वहाँ ज़्यादा मन लगता है। यान-यान ध्यान से देखती है। ज़ू समझ रहा था कैप्टन को अब इसकी ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ भी दाँव खेल रहा है। इस दौरान कैप्टन बोलता है हाँ मुझे मालूम है अब तुम बड़े हो गए हो ज़ूकिंग। तुम लगता है भूल गए लेकिन कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे लिए मैंने मास्टर की गाली खाई है, मास्टर की कमज़ोरी भी मैंने तुम्हें बताई, तुम्हारे लिए मैंने खून बहाया है। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर भी गया था बंजारे के बेस कैंप, हम साथ में नहाए भी थे, मस्त घूमे फिरे थे। और कैप्टन ऐसा बकवास करते जाता है, यान की आंखें सब चौंधियां आ जाती, बड़ी किसी खुल जाती। कभी वो कप्तान की तरफ दिखती, कभी ज़ूकिंग की तरफ कि चल क्या रहा है। ज़ू इस दौरान एक सेव निकालता है और कैप्टन को दे देता है। एक डिस्काउंट कार्ड भी निकालता है कि हॉट स्प्रिंग में नहाने पर कम पैसे देने पड़ेंगे, वो भी देता है। और ज़ू बोलता है कि 30% ऑफ भी दिलवा दूंगा। कैप्टन बोलता है तुम आ रहे हो कि नहीं? ज़ू जाना तो नहीं चाहता था, फिर बोलता है ठीक है भाई चल लेता हूँ। कैप्टन हो जाता है खुश, और तुरंत वो सेव और डिस्काउंट कार्ड भी रख लेता है। क्या अच्छा डिसीजन लिया है छोटे भाई, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा तगड़ा प्लान है, और यान तुम भी आ रही हो। यान तो खुश हो जाती है क्योंकि ज़ू के साथ उसको जाने का मौका मिले तो ये कैसे छोड़ सकती है। और तुरंत ही कैप्टन बोलता है देखो अब समय नहीं है, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा, तो लिटिल आकिंग तुम्हारा धर्माशिप निकालो, हम निकलते हैं। ज़ू तुरंत अपना धर्माशिप निकालता और ये यहाँ से निकल लेते। ज़ू नहीं चाहता था मतलब यान आए, लेकिन फिर यान बोलती कैप्टन तो बोल रहे हैं, तो फिर ज़ू मान जाता है और समझाते भी है कैप्टन कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये लेडी है ना तो लेडी को अच्छा समझेगी तो वो हमारे प्लान की अच्छा हिस्सा बन सकती है। तो यान भी धर्माशिप पर आ जाती। जैसे ये निकलते हैं समझ लो 31 सेकंड बीता होगा या जो भी, प्लम डाक की आवाज़ आती है, वो हवा में खड़ी थी और उस धर्माशिप की तरफ देखती है जो कि गायब हो रहा था, लेकिन वो शांत हो जाती है क्योंकि ज़ू इस कुछ दिनों से बहुत उदास था ना जब वो मास्टर 6 मरे थे, तो वो शांत हो जाता। और ये प्लम डाक गुस्से में ना सेवन ब्लड आइज़ के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं कि तुम्हारे गुरु तो बैठे हुए हैं। उसके बाद मास्टर 7 चिल्लाते हैं बाहर से कि चेनेरनियो आपको पता ही है कैप्टन का नाम है, तुम्हें क्या लगता है तुम गर्म आदमी हो, यहाँ पर तुम मुझे दिखना मत, और दिख गए ना तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा। आवाज इतनी तेज थी ना कि चाहे कितने भी दूर चले गए थे ज़ू को भी आवाज आती है और कैप्टन की तरफ ज़ू देखता। कैप्टन अपना अलग खुश था, गला साफ करता, अरे तुम्हें पता ओल्ड मैन हमें बता रहे सेक्ट से कुछ समय दूर ही रहो, मास्टर सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ज़ू बोलता है लेकिन मुझे अलग ही सीरियस वो लग रहे हैं, इवन इनके मतलब जेड टोकन में भी मैसेज आ चुका था, वो मास्टर 7 का ही था। और वो ज़ू से पूछ रहे थे क्या तुम्हारा दांत पीसते हुए आवाज आती कि तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारा साथ है, उसने क्या किया था
उसको मैंने एक ट्रेज़र दिया था, उसने अपने बॉडी को 2 भागों में बाँट लिया था, 2 क्लोन में। खतरनाक कांड किया उसने और ज़ेड स्लिप को भी उसने बंद कर दिया कि मैं उसे मैसेज ना भेज पाऊँ और उस अपने बड़े भाई को बता देना कि पैट्रियार्च भी इस बार गुस्से में है, मतलब ब्लड स्मेल्टर, तुम्हारे टाँग तोड़े ही जाएँगे और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। अगर कैप्टन अलग ही कुछ था कि तुम नहीं समझ रहे हो छोटे भाई, कि तुम्हें क्या लगता है मेरा ख़्याल बस मास्टर रखते हैं? नहीं, असली तो मेरा दीवाने जो है ना वो पैट्रियार्च है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो मैं जाकर उनसे माफ़ी माँग लूँगा, वो मुझे माफ़ कर देंगे। पैट्रियार्च मुझे बहुत पसंद करते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये वो। लेकिन तुम्हें अगर सीखना हो ना कि बूढ़े लोगों को कैसे पटाया जाता है, तो मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा दूँगा। अब से वो मैसेज बताता नहीं है कैप्टन और कैप्टन इस दौरान अब अपने प्लान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि इस बार हमारा जो गोल है ना वो 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग जो माउंटेन है उधर है। जो सीरियस हो जाता है कि यार ये क्या? सुसाइड मिशन पे जा रहे हैं क्या? कैप्टन बोलता है टेंशन मत लो, गारंटी देता हूँ मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया और हमारा जो टारगेट है ना जो तीनों स्पिरिट्स में सबसे कमजोर है, ऑगस्ट स्पिरिट, निदर स्प्राइट, उस पर है। तुमने उसके कपड़े देखे थे कितने तगड़े थे? तो उस पे जो खजाने लगे थे ना वो मेरा ध्यान है और मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन है कि स्वर्ड से इस कोर्ट वाले उन्हें टारगेट करने वाले तीनों स्पिरिट्स को। तो ये लोग बैटल में बिजी रहेंगे और हम इन्हें इनके जो सामान है वो चुरा लेंगे। अगर मैं उन ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर पाया ना तो भाई मजा आ जाएगा और तुमको भी बहुत फायदा होगा, तुम्हारा भी मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा हेवनली पैलेसेस खुल जाएंगे। मतलब कैप्टन सांस नहीं ले पा रहा था, इतना बेताबी से बोलते जा रहा था। यान जब ये प्लान सुनती तो हैरान हो जाती कि यार आदमी पागल है क्या? मतलब वो तीनों स्पिरिट्स भाई नास एंड सोल लेवल तो मिनिमम होंगे, मुझे नहीं पता है फिर भी। और इसने तो अभी बताया भी नहीं अपनी ग्रैंड माँ को और ये इस प्लान में आ चुकी है। और ये बंदा उस लेडी के क्लॉथ्स चुराना चाहता है, कपड़े। इस दौरान यान जोकिंग की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। जो भी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलता है ठीक है बुरा आइडिया तो नहीं है, फंस तो सकते हैं लेकिन एक बार तो शॉट देना जरूरी है। और कैप्टन को चीजें समझाता है जो जो को समझ में नहीं आता है, लेकिन कैप्टन बताता है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और वो यान से पूछते हैं तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? बोलती है ज़्यादा तो नहीं, हाँ लेकिन इतना है कि एक पहाड़ भरी के तो हो जाएंगे, लेकिन जो भी मेरे कपड़े छुएगा ना उसे मार दूंगी मैं। बस बिग ब्रो जोकिंग अगर छूते तो अलग बात। और कैप्टन बोलता है देखो मैं तुम्हें यही बता रहा था, अब समझा तुम्हें? वो जो स्पिरिट निदर स्पिरिट है ना के पास बहुत सारे कपड़े हो। जो अब कुछ कहता नहीं। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, स्वॉर्ड सेज वाले रिक्रूटमेंट भी अपना चालू करने वाले हैं, तो मेरा प्लान इसके आगे का भी है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं ना तो उनकी नज़र में भी आ जाएंगे, तो हमारे चांसेस जो है रिक्रूटमेंट के वो और बढ़ जाएंगे। तो मेरे बातों को समझो, मुझ पे भरोसा करो मेरे छोटे भाई। मैं जो रास्ता बना रहा हूँ ना ये हम दोनों के लिए बना रहा हूँ, फिर हम स्वॉर्ड सेज कोर्ट में एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।